Hello student, in this video we are going to start a chapter which is S block element. So first inorganic chemistry, actually we are going to start inorganic chemistry first. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है 4th नंबर का शायद ये चैप्टर है आपका, जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए ब्लॉक्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो अगर अपन देखें कि एस ब्लॉक कहाँ एग्जिस्ट करता है, पी ब्लॉक कहाँ एग्जिस्ट करता है, डी ब्लॉक कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो अपन अगर देखना चाहें इस चीज़ को तो देखिए पीरियोडिक टेबल जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होती है। सॉरी, ये वाले जो एलिमेंट है यहाँ पे जो दो आपके रो वन ये वाली जो कॉलम बनते हैं इनको आप बोलते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इन्हीं के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब एस ब्लॉक, पहली बात तो कोई भी पीरियोडिक टेबल में किसी को एफ ब्लॉक किसी को एस ब्लॉक बोला गया, किसी को पी ब्लॉक बोला गया, किसी को डी ब्लॉक बोला गया, किसी को एफ ब्लॉक बोला गया, तो वो किस हिसाब से बोला गया। देखिए कोई भी एटम जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में जा रहा है, चाहे वो एस में जा रहा है चाहे वो पी में जा रहा है, जिस भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जा रहा है, अगर वो एस सेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल कर रहे हो और वो एस सेल में जा रहा है, तो वो जो एटम है वो बिलोंग करेगा उस सेल से, उस ब्लॉक से। एक्चुअली अगर अपन कहें, अगर किसी का कोई ऐसा एटम जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जाता है, तो वो जो एलिमेंट हो गया वो है एस ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, जैसे आप देखिए ये जो दो सीरीज़ मैंने लिखी है जो दोनों ही एस ब्लॉक से बिलोंग करती है। ठीक है, एक जो है वो एल्कली मेटल है, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनको आप बोलते हो एल्कली मेटल्स, और ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल इनको बोलता है क्षार धातु, और यह है क्षारीय मृदा धातु है। देखिए इनका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो भी एलिमेंट जो एल्कली मेटल्स के एलिमेंट के बारे में अभी मैं बोल रहा हूँ, और चाहे आप इनके बारे में बोलो एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनका जो कन्फिग्रेशन है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये एस ब्लॉक एलिमेंट बोले जा रहे हैं। देखिए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS1। इनके जो भी विन्यास आप देखोगे, उनका जो लास्ट जहाँ पे विन्यास आपका ख़त्म होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो वहाँ पे ख़त्म होगा जब आपके पास लिखा होगा NS1। N कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो N तो मुख्य क्वांटम नंबर है जिसको आप मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हो। अच्छा, इनके लिए इनका जो होता है वो होता है NS2। तो देखिए एल्कलाइन का हो, एल्कली मेटल्स का हो गया 1s, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हो गया है NS2। ठीक है, ये भी N जो है ये तो मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है s ऑर्बिटल में, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है s ऑर्बिटल के अंदर। तो भैया इनको अपन को कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो है वो s ब्लॉक के एलिमेंट है, किस हिसाब से, क्योंकि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है। जिस भी का, चाहे आप किसी इन एलिमेंट्स की बात में नहीं करेंगे, अगर इनका देखें आप, इनका जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है डी ब्लॉक के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर। तो इन जो एलिमेंट्स को है अपन बोल देते हैं कि ये जो है एलिमेंट ये डी ब्लॉक के बिलोंग करने वाले एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे हो जाते हैं ये पी
पी ब्लॉक एलिमेंट है ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, डी ब्लॉक इसलिए है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, पी ब्लॉक इसलिए क्योंकि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में जा रहा है। चलिए आज अपन जो बात करने वाले हैं वो ये इस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, जो है आपका एस ब्लॉक, जिसमें आती है एल्कली मेटल्स, जिसमें आती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, जो फर्स्ट ही जब आप प्योरिटी टेबल बताते हो तो आपके इस हाथ पे जो होता है वो वाला ब्लॉक, उसके बारे में बात करने वाला है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, वो किस तरीके के एलिमेंट्स है, किस तरीके से उनको देखा जाएगा। चलिए हाँ जी, तो बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा डस्टर के लिए। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करने वाले थे। चलिए करते हैं बात एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये दो सीरीज़ बनाते हैं। अभी जो मैंने आपको पहले भी बता दी इस बारे में बात, एक होती है एल्कली मेटल्स, एक होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं, और ये होते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए इनके अंदर कौन से मेटल्स आते हैं? इनके अंदर देखो, पहले तो एक जो एस ब्लॉक में वो किसी में कंसिडर किया ही नहीं जाता है। हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्शनली जो है अलग है, पर उसको रखा है जैसे पीरियोडिक टेबल में तो एस ब्लॉक में ही वो दिखता है अगर आप देखते हो तो, पर वो उसके बहुत सारी कैटेगरीज अलग होती हैं जो उससे बिलोंग ही नहीं करती, बस उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से बिलोंग करता है। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का कन्फिगरेशन होता है सेम सा कन्फिगरेशन उनका होता है, जो हाइड्रोजन उसका होता है। पर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो इससे बिलोंग नहीं करती है। हाइड्रोजन गैस है, बाकी के तो अपन देखते हैं मेटल्स हैं। अभी देखा मैंने मेटल बोला आपको, ये भी मेटल ही लिखा हुआ है, तो भाई हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, तो हाइड्रोजन की स्टडी जो है वो अलग करते हैं। आप 11th क्लास में जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोजन को अलग ही पढ़ा था, क्योंकि हाइड्रोजन जो एक्सेप्शनली अलग होता है तो आपको अलग पढ़ना होता है। बाकी आपने कभी लिथियम का चैप्टर नहीं पढ़ा अलग से, आपने कभी हीलियम का चैप्टर, क्योंकि उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लगभग एक अपन ब्लॉक पढ़ लेंगे या एक अपन रो पढ़ लेंगे तो अपन समझ जाएंगे कि भाई हाँ इसका बिहेवियर ये होता है, इसका बिहेवियर इस तरीके से होता है, इसका बिहेवियर अलग है। तो अपन जो बात कर रहे हैं क्षारीय धातुओं के बारे में, एल्कली मेटल्स के बारे में, वो है लिथियम, अगर इनको मैं ऐसे लिखूं, इनका नाम अगर मैं लिखूं तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये है फ्रांसियम। ये जो मेटल्स है जिनको मैंने ऐसा लिखा है ये है एल्कली मेटल्स, जिनको अपन बोलेंगे क्षार धातुएं। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा NS1। NS1 मतलब जिसका वैलेंस शेल, जिसको अपन बोलते हैं बाह्यतम कोश, जिसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 टाइप का होगा, वो होंगे क्षारीय धातुएं, जिनको अपन बोलेंगे एल्कली मेटल्स एक्चुअली। ठीक है, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये हुई आपकी एल्कली मेटल्स। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी है? सबसे पहले देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल में उनको कंसिडर किया गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2। अब कौन कौन से होते हैं ये देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
रेडियम, इनको अपन बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2 वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अंदर तो इनका कुछ बोल सकता है, देखो n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। लास्ट जो आप इनका कन्फिग्रेशन देखोगे, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो कि कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, तो वो जा रहा है s ऑर्बिटल में जा रहा है, और वो जा रहा है उसका जो भर रहा है उसमें s ऑर्बिटल पूरी तरीके से भर रहा है। वो जो जिसका कन्फिग्रेशन होगा वो होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और जिनके अंदर NH1 रह जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो हो जाती है एल्कली मेटल्स, ठीक है। इतना देखा अपन ने। अब देखिए कैसे इनकी स्टडी हो रही है। पहले अपन देख रहे हैं स्टडी एल्कली मेटल्स के बारे में। एस ब्लॉक देख रहे हैं। अब एस ब्लॉक में अपन पहले देख रहे हैं एल्कली मेटल्स। चलिए, हाँ, सबसे पहले तो देखिए जो भी अपन बात करने वाले हैं वो इसके बारे में बात करेंगे जो आपका है पीरियोडिक टेबल में इस तरीके का। एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए, दो के बारे में, क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो मैंने बताया आपको। क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो मैंने आपको बताया कि पहले उनका नाम लिखा अपन ने, उनके जो भी सिंबल होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब पहले अपन स्टडी कर रहे हैं एल्कली मेटल्स के बारे में। आज जो अपन स्टडी करने वाले हैं वो है आपकी एल्कली मेटल्स, क्षारीय धातु जिसको आप बोलोगे क्षारीय धातु, ठीक है। जो फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट ये वाला जो आप इसको कॉलम को जो देखते हो, वर्ग जिसको आप बोलते हो ग्रुप, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो एल्कली मेटल है। सेकंड जो ग्रुप है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जिसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, जिसको क्षारीय धातु बोलते हैं। फर्स्ट वाले को क्षारीय धातु बोलते हैं, सेकंड वाले को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। अब देखिए इनकी अपन करेंगे एक रो, जिसको आप जिस तरीके से आप याद कर रहे हो इसको, इनको वर्टिकली याद किया जाता है। वर्टिकली याद करते हो, एस ब्लॉक को आप इस तरीके से याद करते हो। आप एस ब्लॉक का जो दूसरा ग्रुप है उसको भी आप इसी तरीके से याद करते हो। तो इनकी जो स्टडी अपन करने वाले हैं वो वर्टिकल स्टडी होगी। चाहे अपन इनकी स्टडी करें आयोनाइजेशन को लेके करें, चाहे इनकी स्टडी अपन साइज को लेके करें, चाहे इनकी स्टडी अपन रेडियस को लेके करें, चाहे अपन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करें, किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, किसी भी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे वर्टिकली। वो वर्टिकली कैसे वेरी करेगी, क्योंकि अपने पास तो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में तो आप इधर जाओगे तो आपके पास डी ब्लॉक आ जाने वाला है, आपके पास पी ब्लॉक आ जाने, और उनके बारे में अपन नहीं पढ़ने अभी, अपन तो सिर्फ एस ब्लॉक के बारे में। और एस ब्लॉक को अपन इस तरीके से याद करते हैं। तो अपन जो स्टडी कर रहे हैं, जो भी जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो अपन स्टडी करेंगे इस तरीके से, ठीक है। पहले अपन इनकी एटॉमिक स्टडी अगर अपन करें हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि मैंने बताया हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक में लिखा जाता है क्योंकि उसका कन्फिग्रेशन NS1 टाइप का होता है, 1s1 होता है, पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक्चुअली पहले तो गैस है, अपन तो मेटल लिख रहे हैं तो वो तो अलग ही हो गया, वो पूरा एक्सेप्शनली अलग है। उसके अंदर न्यूट्रॉन भी नहीं पाए जाते हैं, मतलब अलग ही है वो, ऐसा उसकी अलग ही स्टडी होती है। अपन इसके नीचे जो लिथियम से स्टार्ट होता है उनके बारे में स्टडी करेंगे एल्कली मेटल्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए कोई भी एटम अगर आपके पास है, कोई भी एटम, तो एटम को आप दर्शाने के लिए आप क्या करते हो, किस तरीके से आप डिनोट करते हो कि एटम इस तरीके का होता होगा। मॉडल जो है अपन इलेक्ट्रॉनिक मॉडल देखिए किसी का, या एटॉमिक मॉडल देखिए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल देखिए, एटॉमिक मॉडल अगर अपन देखें तो इस तरीके से आप बताते हो कि भाई यहाँ ये तो है, इस चीज़ को आप बोल रहे हो न्यूक्लियस, और इस चीज़ को ये जो रह जाता है इसको आप बोलते हो ये है शेल। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और शेल के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए शेल में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। चलिए इनको इसके लिए पहले मैंने एटॉमिक स्टडी आपको बता रही हूँ कि क्या किस तरीके से अपन इसको जान सकते हैं कि एटम के अंदर किस तरीके से क्या मौजूद होता है, कहाँ प्रोटॉन होते हैं, कहाँ न्यूट्रॉन होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए अगर ये सारा का सारा बैलेंस रहता है
जितने होता तो एक्चुअली ऐसा ही है, लगभग के साथ ऑलमोस्ट एलिमेंट्स के साथ ऐसा है कि जितने प्रोटॉन है उसके पास उतने ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो लगभग में सेम ही, लगभग में क्या सेम ही है। अच्छा, और न्यूट्रॉन में कहीं कम ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं ऐसे, क्योंकि एटम में तो तभी कोई एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम है। अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटोनों से अपन छेड़छाड़ कर नहीं सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन निकाले नहीं जा सकते। अब इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि वो शेल पे एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर किसी के पास एक प्रोटॉन है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई वो जो चीज़ है वो आपका है एटम, उसको आप बोल सकते हैं कि वो है एटम, क्योंकि उसके पास है पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल में, और उस पर रह गया है चार्ज, ओवरऑल चार्ज जो होगा उस पर हो गया है न्यूट्रल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता कि प्रोटॉन हो उतने ही आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वो जो एटम है वो आयन में चला जाएगा। फिर अपन उसकी आयनिक स्टडी करेंगे, अपन उसकी एटॉमिक स्टडी नहीं करेंगे, उसकी आयनिक स्टडी करेंगे। अभी अपन एटॉमिक स्टडी की देख रहे हैं इनके बारे में, एटॉमिक एलिमेंट की एटॉमिक स्टडीज़ क्या है, किस तरीके से एटम जो है वो वेरी करते हैं नीचे से नीचे। एटम मतलब जो भी अलग अलग एटम पे अपन जा रहे हैं तो उनके साइज़ में किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है, उसकी रेडियस किस तरीके से बढ़ रही है, उसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो अपन देख रहे हैं एटम को लेके। चलिए देखिए, ये मैंने आपको एटॉमिक मॉडल दिखाया, और एटॉमिक मॉडल किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से वो रहता है, ये अपन ने देखा। चलिए, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं पहले की क्लासेस के अंदर। हम देखिए, अब अपन देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है, जो एल्कली मेटल्स हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो NS1 होता है। ये NS1 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब बाहर का जो शेल होगा जिसको अपन बाह्यतम कोश बोलते हैं, उसका जो भी उसमें जो जिस तरीके का लास्ट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो NS कक्षक में भरा जाएगा, और NS1 उसका होगा। हाफ फील्ड वो जो है कक्षक रहेगा, फुल्ली फील्ड वो एल्कलाइन अर्थ मेटल में हो जाएगा। एल्कली मेटल में वो NS1 रहेगा। आप देखिए जैसे हाइड्रोजन के बारे में, NS1 हाइड्रोजन तो NS1 होता है, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नंबर पे आ जाता है, एक ही नंबर पे आ जाता है वो तो। अच्छा, उसके बाद लिथियम, अब देखिए लिथियम का क्या नंबर होता है, इसका होता है 1, इसका होता है 1 नंबर पे है, ये नंबर पे आपका था 3 पे, तो 3 पे भर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरोगे तो पहले आपका आ जाएगा 1s2, 1s आपका पूरा हो गया, 2 into इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप। अब आ गया है 2s1, ये हो गया लिथियम का कन्फिगरेशन। अच्छा, इसके बाद आपके आ गया है सोडियम। सोडियम कहाँ आता है, 11 नंबर पे, और 11 नंबर पे देखो भरो NS1s2, 2s2, 2p6 और आ गया 3s1। तो देखो नीचे, अगर अपन नीचे जा रहे हैं इनके अंदर, नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपने पास शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं। आपके पास पहले एक ही शेल था, जब आप हाइड्रोजन के पास थे 1 एक शेल था, अब आपके पास दूसरा भी शेल है, दूसरा कोश भी आ गया आपके पास, जो क्वांटम नंबर 2 लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 लिखा जा रहा है। फिर अगर आप थर्ड पे जा रहे हो तो आपके थर्ड शेल आ रहा है। तो नीचे जाने पे देखो क्या है, n जो होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको आप n बोलते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सामने जो भी नंबर लिखे होते हैं वही होते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं। वो नीचे चलने पे बढ़ रही है, उनका नंबर बढ़ रहा है। पहले के लिए 1s लिखा जा रहा था, फिर दूसरे के लिए 2s लिखा जा रहा था, तीसरे के लिए आपको 3s लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये हुआ। जस्ट अ मिनट वेट, चलिए इतना हुआ।
अब देखिए बाह्यतम कोश कौन सा होता है, इसके लिए n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इसके लिए बाह्यतम कोश क्या था 1s, इसके लिए बाह्यतम कोश कौन सा है 2s, इसके लिए बाह्यतम कोश कौन सा है 3s। अब ये 1 2 3 क्या लिखा है, वो तो n होता है, तो इनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, यहाँ आप देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इससे बिलोंग करता है, इसका भी देख लीजिए, अच्छा ये तो देख ही लिया, इससे बिलोंग कर रहा है NS या n जो है 1 हो गया है, यहाँ पे n जो है वो 2 हो गया है, S1 तो लिखा ही जा रहा है आप देख रहे हो, और यहाँ पे क्या हो गया S1 हो गया, 3 बढ़ा, मतलब n बढ़ा। आप मोटी मोटी बात ये कर सकते हो कि भाई आपके पास जो नीचे चलने पे बढ़ रहा है वो n बढ़ रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर बढ़ रहा है। अच्छा चलिए, इतना नीचे जाने पे भी सेम ही चीज़ें हो रही हैं। आप अगर आप रूबीडियम के बारे में बात करें, आप सीजियम के बारे में, आप फ्रांसियम के बारे में बात करोगे तो सेम चीज़ें नीचे जाने पे इसके लिए 4s आ जाएगा, 5s आ जाएगा, 6s आ जाएगा, ठीक है। स्टडी सेम ही है, ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग स्टडी कर, एटम एलिमेंटल स्टडी अलग हो सकती है, पर n किस तरीके से वेरी करेगा वो अपन बात कर सकते हैं मोटी मोटी कि भाई एक ही फैशन में वो वेरी करेगा, नीचे जाने पर n बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 3s यहाँ पे आ गया तो नेक्स्ट 4s ही आएगा, फिर S4s1 के बाद फिर नीचे अगर आप नीचे वाले एलिमेंट पर जा रहे हो तो फिर 5s1 आएगा, फिर 6s1 आएगा, और वो सारे के सारे होंगे क्षारीय धातु, क्षारीय जिनको आप बोलते हो एल्कली मेटल्स। चलिए ये देखा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ रही है, नीचे जाने पे बढ़ रही है मुख्य क्वांटम संख्या, तो उसका मतलब क्या होता है, एटम है सारे के सारे, एटम एलिमेंट मतलब एटम को दर्शाने के लिए आप ये कर सकते हो, एक राउंड बनाता है, आपने एक सर्कल बनाया और उसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो आप बनाते हो ये बाहर वाला, इनको शेल बोलते हैं, ये यहाँ पे डिनोट होते हैं कि कौन सा n कौन सा है ये। तो फर्स्ट वाला जो है उसको, उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, फिर उसके बाद आ जाता है तो उसके लिए n की वैल्यू जस्ट वेट अ मिनट, आई एम गोना फिल द इंक इन मार्कर। हाँ जी, वापस स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अपन बात कर रहे थे कि मुख्य क्वांटम संख्या अगर n बढ़ रही है तो किस तरीके से क्या चेंजेस आ रहे हैं इन एलिमेंट्स के ऊपर, क्या किस तरीके से वो, और किस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या अगर n बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, ड्रॉ करके क्या से बता सकते हैं। तो देखिए एटम को अपन इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, न्यूक्लियस है, शेल है, ठीक है। अब ये जो शेल होते हैं इन्हीं के नंबर होते हैं एक्चुअली, मुख्य क्वांटम नंबर सब यहाँ पे होते हैं। अगर n 1 है, अगर आपके पास एक ही शेल है तो n उसके लिए 1 आएगा, अगर आपके पास नेक्स्ट आ गया है तो n बराबर 2 आ गया, अगर आपके पास और बढ़ रहा है तो n = 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अपन एटॉमिक मॉडल को अपन देख सकते हैं। चलिए आप देखिए, ये पूरा किसी एटम का साइज होता है, पूरा किसी एटम का साइज होता है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर अपन देख रहे हैं लिथियम के बारे में, लिथियम या अपन देख रहे हैं तो लिथियम कहाँ पे आ जाता है 2s1 पे आता है, हाइड्रोजन कहाँ पे खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू कौन सा होता है, एक होता है हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू। अच्छा, जब आप लिथियम पे आ जाते हो तो 2s1 हो जाता है, इसका 1s1 और इसका 2s1। अब 2s1 हो गया है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे जा रहे हो 3s1 हो गया है। तो देखिए अगर इसको अपन अलग अलग करके बनाएं, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका न्यूक्लियस और ये आपने बनाया हाइड्रोजन के लिए। जब n की वैल्यू आपके पास मिली है सिर्फ 1 है, फिर आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लिथियम पे जाओगे तो आपको एक 1s तो है ही, वो तो अंदर का ऑर्बिटल हो गया इस बार, और आपको बनाना पड़ेगा n बराबर 1 अंदर वाला, n बराबर 2 हो गया है। अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे क्या आएगा नेक्स्ट, लिथियम के बाद सोडियम, तो n बराबर 1 n बराबर 2 ये अंदर के हो गए इस बार, और n = 3 जो 3s1 होता है, जहाँ पे आप 3s1 लिखते हो, यहाँ पे आप 2s1 लिखते हो, यहाँ पे 1s1 लिखते हो। तो देखिए, और ये कैसे जा रहे हैं अपन, ये नीचे जाने पे हो रहा है। अगर अपन देख रहे हैं ये सोडियम, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए दिखते हैं, ये लिथियम के लिए देखते हैं, ये सोडियम के लिए देख रहे हैं, तो मतलब नीचे जा रहे हो आप जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप नीचे जा रहे हो।
ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा है कि साइज बढ़ रहा है। देखो शेल सीधी बात और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होते हैं। अगर n की वैल्यू बढ़ रही है किसी में तो भाई साथ के साथ उसमें वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू क्या, उसकी साइज बढ़ रही है। n की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका साइज बढ़ रहा है साथ के साथ। आप देख सकते हैं इसको, एक शेल था साइज छोटा था, दूसरा शेल आया साइज तो बढ़ा, और नेक्स्ट शेल आया तो भी साइज बढ़ा, और ये होता जा रहा है आगे 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 आगे। जब आप इधर से इधर सॉरी नीचे अगर आप जा रहे हो तो साइज बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 साइज बढ़ता जा रहा है। तो साइज बढ़ रहा है मतलब क्या, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है। तो अगर अपन इनकी कंपैरेटिव स्टडी करें कि भाई लिथियम और सोडियम किस तरीके से क्या होगा, साइज किसका बड़ा होगा। अगर सोडियम और पोटेशियम के अगर अपन बारे में बात करें तो पोटेशियम की बड़ा होगा, सोडियम बड़ा होगा, साइज किस हिसाब से इनका होगा, वो देखने के लिए आपको अपन ने देखा सारी चीज़ अपन इलेबरेट करके इस चीज़ को अपन ने स्टडी करी है कि भाई नीचे जाने पे क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। तो पहले तो अपन ने एक चीज़ लिखी थी कि मुख्य क्वांटम संख्या नीचे जाने पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या नीचे जाने पे इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ऐसे ही एटॉमिक साइज, एटम का साइज, परमाणुवीय आकार जिसको बोलते हैं आप, परमाणुवीय आकार, ध्यान दीजिएगा क्या नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। देखिए लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम सबका नीचे, अगर आप नीचे जा रहे हो इस ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो धीरे धीरे क्योंकि n बढ़ रहा है तो साइज तो बढ़ने ही वाला है। तो दो चीज़ें अपन ने देखी कि भाई नीचे जाने पे आपके पास क्या बढ़ रहा था, अगर बढ़ रहा था शेल, एक शेल बढ़ रहा था तो शेल बढ़ रहा था तो साथ में मुख्य क्वांटम संख्या तो बढ़ेगी, शेल बढ़ेगा तो, और एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है इसका। तो हमेशा नीचे जाने पे आप देखिए कोई भी ग्रुप है, ऐसा अपन ऐसा ये जनरलाइज पूरी पीरियोडिक टेबल पे लागू होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपन एस ब्लॉक पे ही लागू कर सकते हैं, ये पूरे पीरियोडिक टेबल पे लागू होता है। सेम जो ये टेंडेंसी है सारे एलिमेंट्स पे लागू होती है। आप किसी भी आप ग्रुप में जाइए, किसी भी ग्रुप में जाइए, सब ही ग्रुप में ऐसा होता है कि नीचे जाने पे साइज बढ़ जाता है। नीचे जाने पे साइज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शेल बढ़ जाते हैं, शेल बढ़ना तो साइज तो बढ़ेगा। देखिए पीछे मैंने लिखा है ऐसा, तो ऐसा होगा तो साइज तो बढ़ने वाला है। इस तरीके से अपन स्टडी देख सकते हैं कि भाई एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। ये एटॉमिक साइज एल्कली मेटल, मैंने अभी आपको बोला कि भाई एटॉमिक साइज तो हर किसी के लिए सेम फैशन में ही वेरी करेगा, वो नीचे जाने पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नीचे जाने पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नीचे जाने पे अगर बढ़ रहा है वो, तो वो एल्कली मेटल के लिए भी बढ़ रहा है, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी बढ़ रहा है, वो अगर आप डी ब्लॉक ले आओगे आगे तो भी बढ़ रहा है, उसके बाद अगर आप और पी ब्लॉक ले आओगे तो भी बढ़ रहा है। तो नीचे जाने पे साइज तो बढ़ता है, सीधी बात है। पर क्योंकि अपन अभी डी ब्लॉक, पहले तो एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो आप पी पे पहुंचोगे, फिर आप डी पे पहुंचोगे। तो अपन स्टार्टिंग अपना एस ब्लॉक से अपन कर रहे हैं, तो अपन ने देखा कि भाई नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है। चलिए यहाँ तक आज अपना क्लास करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप